वर्ल्ड की इकोनॉमी में इस समय रिसेशन का खतरा है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी ने 7.2% की ग्रोथ रजिस्टर की है। इंडिया की स्टॉक मार्केट वर्ल्ड की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स में से एक है और कंजम्पशन बास्केट ने इसको लीड किया है। एक एग्जांपल है इंडियन होटल्स। तो हमने सोचा क्यों ना आज इंडियन होटल्स की एक बहुत ही आइकॉनिक प्रॉपर्टी ताज लैंडसडन में चला जाए और बात की जाए एक मार्केट की बहुत ही आइकॉनिक पर्सनैलिटी से, जो इंडिया पर बुलिश ही नहीं है, सुपर बुलिश हैं। इनका मानना है कि पिछले 10 साल इंडिया के रहे हैं, लेकिन अगले 10 साल और भी बेटर रहने वाले हैं। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ रिधम देसाई की। रिधम देसाई फ्रॉम मॉर्गन स्टैनली। रिधम, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए, और काफ़ी बिजी हैं आजकल आप, काफ़ी लोग आपके पीछे पड़े हुए होंगे जब से आपने वो रिपोर्ट निकाली है। तो बात की जाए ज़रा रिधम मार्केट की, और ज़रा एक बार ये समझा जाए कि आपने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि एक बहुत ज़बरदस्त चेंज आया है इंडिया में पिछले 10 साल में। क्या मानना है आपका, किस तरीके के चेंजेस आए हैं और इससे अगले 10 साल में हमको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? सोनुज, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी माफ़ी कि आप जब से मैनेजिंग एडिटर बने CNBC आवाज़ के, मैं उस समय से आ नहीं पाया हूँ, तो ये अच्छा मौका आपने चुना है। थैंक यू सो मच। पिछले रिपोर्ट के आधार से आई थिंक मज़ा आएगा ये कॉन्वर्सेशन में। तो पिछले 10 सालों में भारत में बहुत सारे बदलाव आए हैं। जैसे कि पहले हम लोग फॉरेन फ्लोज पे बहुत निर्भर थे। 2015 में जब सरकार ने रिटायरमेंट फंड्स यानी प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड्स को शेयर बाज़ार में निवेश करने की जो उन्होंने परमिशन दी थी, उससे ऐसा हुआ कि हर एक महीने में क्योंकि PF और NPS में तो कोई आउटफ्लो आता नहीं है, तो हर महीने वो आके शेयर्स खरीदने लगे। तो वो बुनियाद जो बनी, उसके ऊपर हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स आने लगे। तो अब जाके आपने देखा है पिछले 7-8 सालों से रिटेल का जो प्रभाव है बाज़ार पे वो बहुत बढ़ गया है। और आज जो रिस्क कैपिटल जो चाहिए, जो एंटरप्रेन्योर को बिजनेस शुरू करने के लिए जो रिस्क कैपिटल चाहिए, वो हमारे सोर्सेज से, हमारे डोमेस्टिक सोर्सेज से आ रहे हैं। अब हमें वो फॉरेन इन्वेस्टर्स पे निर्भर नहीं है, और उससे बहुत बदलाव आ गया है। क्योंकि ना पिछले आप देखोगे पिछले 25-30 साल में जब भी तेल का दाम बढ़ता था तो इंडिया में क्राइसिस आ जाती थी और शेयर बाज़ार गिर जाता था। उसके 2 कारण थे। एक तो पहले हम बहुत सारा तेल इंपोर्ट करते, तो हमें फिर डॉलर की आवश्यकता पड़ती थी। दूसरा ये कारण था कि जो तेल के डॉलर है वो ये जो शेयर बाज़ार में निवेशक है उनसे आता था, और जब तेल का दाम बढ़ता था तब उसी समय वो बेचना शुरू करते थे। क्योंकि हमारे मैक्रो पे असर ख़राब होता था। तो जब हमें सबसे ज़्यादा उनकी धन की आवश्यकता थी तब वो चला जाता था। और अब क्या हो रहा है कि 2014-15 से सरकार ने FDI पे फोकस बढ़ा दिया है। अब FDI जो है वो तेल के दाम से ऊपर नीचे नहीं होता है, तो अब हमें वो FPI की जो फ्लो की है उसकी आवश्यकता कम हो गई है। तो पिछले साल जब रशिया और यूक्रेन का वॉर निकला तब बहुत सारे लोगों का मानना था कि अब हम फिसल जाएंगे, लेकिन नहीं फिसले, और बहुत सारा सेलिंग भी हुआ बाजार में, बिल्कुल, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, लेकिन उसका कोई असर मैक्रो पे नहीं पड़ा और मार्केट पे भी नहीं पड़ा। इनफैक्ट मैं ये ग्राफिक देख रहा था और हम इसको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, ये FDI वर्सेस FPI का। हाँ। इतना फर्क कैसे आ रहा है रिधम? आप देखो, मैं जब आपसे मिला था आपने कहा था कि आप हैरान हो जाओगे, एप्पल आया है इंडिया में। हाँ। और क्योंकि हम तो FPI ज़्यादा ट्रैक करते हैं। हाँ। लेकिन आपने FDI ट्रैक किया, ये इतना मैसिव जंप। हाँ। किस कारण से आया? उसके मेरे हिसाब से 3 कारण हैं। ओके, तो पहला तो कारण है कि सरकार की पॉलिसी बनी हुई है, तो FDI को वो लोग चुंबक की तरफ आ रहे हैं। और आप देखो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स 2019 में हमने बड़ी मात्रा में कॉर्पोरेट टैक्स रेट काट दिया, तो हम हमारे जो टैक्स रेट है वो बिल्कुल एशिया के बराबर है। इनफैक्ट हम उनसे भी कम हो गई है। तो अब सबसे अगर आप देखोगे, हमने एक शीट बनाई थी, उसमें हमने भारत में और बाकी देशों में बिजनेस करने का जो कॉस्ट है उसका अनुमान लगाया था। तो 2019 के पहले सबसे बड़ा कॉस्ट टैक्स होता था, अब वो टैक्स काट दिया। ओके, और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स में तो ऐसा है कि आप यहाँ पे निवेश करो। हाँ। तो सरकार आपको सामने से पैसा दे रही है। देखो ये बड़ा एक बहुत ही इट्स, मैं जो कहता हूँ कि इट्स अ मैसिव 180 डिग्रीज चेंज है। क्योंकि इंडिया में जो टैक्स आता था वो हमेशा हम गरीबों की कल्याण के लिए इस्तेमाल करते थे। हाँ। पहली बार इस देश के इतिहास में हम वो
कॉर्पोरेट सेक्टर को दे रहे हैं कि आप निवेश करो। उससे क्या होता है, वो निवेश करते हैं तो उससे जॉब्स होते हैं और जॉब से वेतन आता है, वेतन से फिर एक वर्चुअस साइकिल खड़ा हो जाता है और सब लोग फिर ऊपर उठते हैं। तो ये पूरा मॉडल शिफ्ट हो गया है। तो ये पहला कारण। दूसरा कारण होता है, बाहर का कारण है China+1। तो ये जो आप कंपनीज की नाम ले रहे हैं, वो उनकी चाइना में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अब आगे जाके उनको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई करने के लिए ज़्यादा देश बचे नहीं हैं बड़े स्तर पे। अब इन भारत की तुलना वियतनाम से होती है। वियतनाम का जीडीपी $500 बिलियन है, भारत का करीबन $4 ट्रिलियन है। अब आपको अगर $1 ट्रिलियन का निवेश करना हो तो वियतनाम में नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। हाँ, तो इसीलिए वो एक दूसरा कारण। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हम लोग पिछले अगर देखोगे 8-9 सालों में जो हमारा पर कैपिटा इनकम है, ओके, हर एक जो पर पर्सन हम लोग कमाई करते हैं वो $1400 था, आज $2300 हो गया है। अब $2300 पे क्या होता है कि एक हॉकी कर्व जैसे हम कहते हैं जे कर्व आता है। और हमारे यहाँ जो कंजम्पशन है वो अब कम्प्लीटली आप चेंज हो रहा है। अब जैसे आपने बोला कि हम इस होटल में हैं, अब आप देखो होटल के शेयर क्यों चल रहे हैं, क्योंकि पूरा कंजम्पशन बास्केट चेंज हो रहा है। और उसका भी अगर आप मुझे 1 मिनट दो, मैं समझाता हूँ कि $2000 जब आदमी बनाता है उसमें से $1000 रोटी कपड़ा मकान में जाता है। ओके, अब इंडिया में लोग $400 की सेविंग करते हैं। $2000 में 400 की सेविंग करते हैं। तो बाकी सब खर्चे के लिए, जिसमें आपके बच्चे को स्कूल भेजने का खर्चा, आपके घर को पेंट करने का खर्चा, वेकेशन का, सब $600 में करना पड़ता है। जब ये 2000 से जब $3000 होता है तो 1000 का तो वहीं रहता है। रोटी कपड़ा मकान पे खर्चा बढ़ता नहीं है। जो $600 है वो $1600 हो जाते हैं। तो आपने उसमें 3 गुना फर्क पड़ जाता है, बहुत बड़ा। टोटल इनकम सिर्फ 50% बढ़ता है, लेकिन जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो हम कहते हैं उसको वो 3 गुना हो जाती है। तो ये तीसरा कारण है। 1 मिनट, तो उसके कारण अगर आप देखो जब सब ग्लोबल ब्रांड्स जो हैं, ओके, आप लुई विटॉन को देखो, उन्होंने अपने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर को बना दिया है दीपिका पादुकोण। अब कल आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले गुची ने आलिया भट्ट को। क्यों? क्योंकि ये देश में सबसे बड़ी बिकवाली उनकी होने वाली है अगले 10 साल के लिए। तो ये तीसरा कारण हो गया। तो ये 3 कारण है जिसके जिससे लेके ये एफडीआई इतना बढ़ रहा है। आप आलिया भट्ट बोलती है, आपने बिल्कुल मेरे को थोड़ा सा इमोशनल कर दिया, क्योंकि मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ उनका। नहीं, मैं इसमें सवाल ये पूछने वाला था कि इसमें प्रॉब्लम एक होती थी कि लोग बात करते थे के शेप रिकवरी की। मैं आपकी रिपोर्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पढ़ा, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है कि मेजर शिफ्ट इन कंजम्पशन बास्केट वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की जो आप बात कर रहे हैं कि अभी $35,000 के अबव में सिर्फ 2% पॉपुलेशन है, जो आपको लग रहा है 7% पहुँच जाएगी। और बिलो 5000 जो 38% पॉपुलेशन है वो आपके हिसाब से सिर्फ 13% रह जाएगी। अगर ये हो गया तब तो हम बहुत ही जबरदस्त एक ब्रॉड बेस रिकवरी में आ जाएंगे। आप ये दिस इज लाइक हिटिंग द नेल ऑन द हेड। क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारा इनकम पिरामिड ऐसा है, ओके, अब वो धीमे धीमे ऐसा हो रहा है। आप प्रतिशत में बात करो, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करनी चाहिए। तो आज के दिन में ये जो $35,000 की इनकम कैटेगरी है, जो दुनिया के स्तर पे जिसको हम कहते हैं रिच हाउस होल्ड, रईस लोग, उनकी जो संख्या है वो कुल मिला के 50 लाख है। 50 लाख, ओके, दुनिया में नहीं, इंडिया में, ओके। अब वो 10 साल के अंदर 2.5 करोड़ हो जाएंगे। तो 2 करोड़ लोग घर जाएंगे। 2 करोड़ लोग नहीं, 2 करोड़ घर 10 करोड़ लोग, ओके, करीबन 9 करोड़ लोग आएंगे। अब ये देखो आप, कोई भी देश में अगले 10 साल में 2 करोड़ लोग रिच नहीं हो रहे। ये एब्सोल्यूट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 20 मिलियन नंबर है। ये सब लोग स्मार्टफोन खरीदने, मतलब नॉट जो अपने निचले स्तर के स्मार्टफोन नहीं, सबसे महंगे वाले स्मार्टफोन करने वाले, ये लग्जरी बैग्स खरीदने वाले, ये लग्जरी कार्स खरीदने वाले। तो ये सब जो कंपनियां हैं जो इंडिया के बाहर है, आज भारत के बाहर है, वो सब आ रहे हैं क्योंकि ये 2 करोड़ की उनकी जो मार्केट है वो कहीं और नहीं मिल रही है। बिल्कुल, ओके। अब दूसरी बात जो आपने कही वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो नीचे का है, आज नीचे का जो इनकम पिरामिड है वो इतना बड़ा है। बहुत लोग इंडिया में, बहुत लोग गरीब है, ओके, जिनको दिन के खाने के वांदे हैं। अब उनके लिए क्या हुआ है कि सरकार ने जो आधार का जो प्रोग्राम लॉन्च किया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो किया, उससे बहुत अंतर पड़ गया है। मेरा तो मानना है कि ये सबसे बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि
पहले भी हम सब्सिडी करते थे, लेकिन वो सब्सिडी कहाँ गायब हो जाती थी पता नहीं चलता था। मिडिल मैन था, करप्शन था, और हम लोग लेजर में साइन लेते थे गरीब लोग का, लेकिन उनको हम 100 रुपया देना चाहते थे लेकिन उनको सिर्फ 10 रुपया मिलता था, 90 रुपया गायब हो जाता था। तो जिनको हम पैसा पहुंचाने चाहते थे उनके पास पैसा पहुंचता ही नहीं था। मैंने एक हिसाब लगाया था कि 1985 से लेकर 2015 तक इस देश ने $500 बिलियन मतलब $500 ट्रिलियन का सब्सिडी का एक्सपेंडिचर किया था। ओके, आपको कहीं नहीं दिखेगा, गायब हो गया। ओके, अब लास्ट 8 सालों में ये जो आधार और डीबीटी के कारण जिनको हम पैसा पहुंचाना चाहते हैं उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाता है। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ने पहले तो आधार एक्सेलरेट करवाया, ओके, फिर उसके बाद सब बैंकों को बुला के बोला आप जनधन अकाउंट्स खोलो, और ये जब सब तैयारी हो गई उसको 2 साल लगे, उसके बाद ये डीबीटी आ गया। अब डीबीटी में और एक चीज़ हुई है कि सिर्फ कैश का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, अब हम क्यूआर कोड्स भेज रहे हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि अब अगर आपने किसी के अकाउंट में कैश भेजा तो वो कैश किस तरह से इस्तेमाल होगा इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। अब आपको उनकी बच्ची को स्कूल भेजना है, ओके, आप फीस भेज रहे हो, वो कहीं और इस्तेमाल हो जाएगी। ओके, तो अब क्यूआर कोड भेजे जाते हैं, जो क्यूआर कोड सिर्फ स्कूल में फी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अब हो गई गारंटी कि बच्ची स्कूल टारगेटेड है वो वहीं पे जा रहा है। तो बहुत बड़ा ये जो है ना, कोविड में इसका बहुत फायदा हो गया, क्योंकि कोविड में यूएस ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, 2.2 ट्रिलियन उन्होंने उनके लोगों के बैंक के खाते में पैसे डाल दिए। हर एक महीने $800 का ट्रांसफ़र हो रहा था। ये जहाँ कहाँ खर्च हुआ उनको पता नहीं चला। अभी इसके कारण महंगाई का दर बढ़ गया। हमने क्या किया, हमने खाना भेजा, फूड ग्रेन्स भेजे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गरीबों को हुआ वो ये था कि उनकी नौकरियां चली गई, उनको खाने के प्रॉब्लम्स हो गए। तो हमने फूड ग्रेन्स भेजे, इन्फ्लेशन नहीं आया, इसलिए इंडिया में वो महंगाई का दर आया ही नहीं जो बाकी देशों में आया। तो हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट भी कम बढ़े। अब आरबीआई का मेरे हिसाब से तो साइकिल ख़त्म हो गया है, लेकिन उनको उतना नहीं बढ़ाना पड़ा जितना फेड को। हाँ, और अभी भी फेड का पता नहीं है कि रेट साइकिल ख़त्म हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन चल रहा है वो। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये एक और आपकी रिपोर्ट में मेंशन है एक्चुअली कि जो एक पैटर्न था, जो एक कोरिलेशन था बिटवीन इंडियन रेट्स और फेड रेट्स, वो ख़त्म हुआ है। तो मतलब क्या रिदम ये एक बेसिक प्रीमाइस हो सकता है कि यहाँ से फेड को और बढ़ाना पड़े और आरबीआई कट करना शुरू कर दे? पॉसिबिलिटी है इसकी? हमारा ये मानना नहीं है कि फेड बढ़ाएगी, लेकिन बाजार में अभी भी डिबेट है अमेरिका में। लेकिन ये जो आपने बात कही है ना, वो अगर आप देखोगे पिछले 30 सालों में जो भी समय में यूएस रिसेशन हुआ है वो हमारे यहाँ बेयर मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, इंडिया की ग्रोथ साइकिल के साथ उतना कोरिलेशन नहीं है अपने शेयर बाजार का जितना यूएस की ग्रोथ साइकिल के साथ। ऐसा क्या? क्योंकि एक तो पहले हम लोग वहाँ के कैपिटल मार्केट के फ्लोस पे डिपेंडेंट थे। दूसरा कि हम लोग की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो इन्फ्लेशन को टारगेट नहीं कर रही थी। तो इसको हम इकोनॉमिक्स में मैक्रो स्टेबिलिटी कहते हैं। ये पूरा मैक्रो स्टेबिलिटी का बदलाव आया है। तो हम लोग अभी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट मैक्रो मॉनेटरी पॉलिसी नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी हद तक हमारी पॉलिसी हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस पे आधार है, ना कि जो यूएस में हो रहा है, क्योंकि हमें वो कैपिटल मार्केट फ्लोस के साथ अब कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो ये बड़ा एक फ़र्क पड़ा है। तो उसके कारण ये जो कोरिलेशन है इंडिया के बाज़ार का और यूएस की ग्रोथ साइकिल का, वो मेरे हिसाब से टूट गया है। बहुत शानदार। तो ये तो खैर सारे फैक्टर्स हो गए जो पिछले एक दशक में जिन्होंने आपके हिसाब से बहुत सी चेंजेस लाए हैं। तो आपका मानना ये है रिदम कि अभी मार्केट को लेकर डरना नहीं है बिल्कुल भी? यहाँ से तो बहुत तेज़ी बाकी आपने कहा था अभी तो कुछ भी तेज़ी नहीं हुई है। मैं रोज़ सवेरे उठ के मेरे हाथ पे चिमटी देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही तेज़ी में हूँ। लेकिन बाज़ार का उतार चढ़ाव तो होते रहेगा,
ये लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि फियर और पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म के साइकिल से चलता है बाजार। बिल्कुल। इकोनॉमी ऐसी चलती है, बाजार ऐसे चलता है। अल्टीमेटली दोनों सेम लाइन में जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अल्टीमेटली ऐसे जाएंगे, लेकिन जब वो यहाँ आता है उसके बाद गिरावट तो तय है, फिर वो यहाँ आएगा, फिर उसको उठना तय है। तो ये बाजार का साइकिल। बट अभी हम पहुंच गए हैं वहाँ। नहीं, समय है, लेकिन जो आम रिटेल इन्वेस्टर है जिनके पास एक्सपर्टाइज नहीं है, उनके लिए तो स्टे इन्वेस्टेड, होल्ड, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा अच्छी है। जो एक्सपर्ट्स है, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये सब साइकिल्स ट्रेड करना। बट मेरा ये मानना है कि बहुत कम लोग हैं जो सक्सेसफुली ट्रेड कर सकते हैं साइकिल्स को, बहुत मुश्किल है। आई थिंक मार्क हावर्ड्स ने एक बुक लिखी थी चंद साल पहले कि उनके पूरे 35 साल की हिस्ट्री में उन्होंने सिर्फ 7 बार कॉल लिए है मार्केट पे। ओके, तो वो भी 5 साल में एक बार कॉल लेते हैं। सिर्फ 7 कॉल किए उन्होंने। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि रोज आके आप तय करो कि मार्केट अभी बहुत महंगा हो गया, मैं बेच के निकल जाऊँ, अब सस्ता हो गया। ये रोज का खेल है ही नहीं, उसमें आप सिर्फ थप्पड़ खाओगे। तो हाँ, जैसे आपने पूछा, नहीं मुझे नहीं लगता है आप वहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन पहुँचेंगे कभी ना कभी। इकोनॉमी तो ठीक ठाक रहेगी, लेकिन मार्केट की गिरावट आ सकती है। वहाँ अभी पहुँचे नहीं है। आई थिंक अभी तो ये मुझे तो जैसा लग रहा है कि शुरुआत हुई है, एक न्यू हाई बैठेगा, उसके ऊपर बाजार जाएगा, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा ना अनुज, मेरे हिसाब से कि ये प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं उसको, लेकिन जो क्या मैं जो मानता हूँ कि ये साल के अंत तक मार्केट ये अनुमान करने लगेगा कि 2024 में ये देश में वापस एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट आने वाली है। और अगर वो अनुमान बाजार ने कर दिया ओके किसी कारणवश, तो फिर मार्केट वो ऊंचाई पे आ जाएगा। और फिर वो जैसे 2014 में हुआ था, तो वो वहाँ से फिर मार्केट थोड़ा पहले सब कुछ प्राइसिंग कर लेगा। हाँ। अब आप समझ सकते हैं मेरा जॉब कितना टफ है, मेरे को तो रोज प्रेडिक्शन बिजनेस में आना पड़ता है। तो खैर कोई नहीं हो, तो आपने जैसे कहा कि बहुत 7 साल में सिर्फ एक बार के लोग मार्केट को लेते हैं। का सीक्रेट ये है ना कि आप सवेरे ना सिक्के को टॉस करो। अगर हेड्स आया तो तेजी करो, टेल्स आया तो मंदी करो। नहीं, खैर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करते हैं हम हेड्स और टेल्स की बजाय। लेकिन वैसे खैर आप मेरी बात को समझे नहीं, ये जो है ना डेली कॉल, आई नो, वो सिक्के के क्रॉस के बराबर ही है। हाँ, नहीं वो तो खैर मैं आपकी बात मान गया हूँ एकदम। तो फिर कहाँ बुलिश रहा जाए इस समय? बैंकिंग ने लीड किया है इस मार्केट को। पहले आईटी में बड़ी रैली आई, फिर आईटी में बेयर मार्केट, और जो भी कह लें आप इसको, लेकिन बैंकों में इतनी बड़ी तेजी आई है रिटर्न, और एनबीएफसीज में, और खासतौर से जब से वो आरबीआई ने पॉज लिया है उसके बाद से तो बैंक्स और एनबीएफसीज के शेयर्स में हमने एक सेकुलर मूव देखा। जो स्टॉक्स नहीं चले थे वो भी चल दिए। अब यहाँ पर कई लोगों का ये मानना है कि हम पीक अर्निंग से काफ़ी करीब हैं। आपको नहीं लगता? नहीं, बहुत समय है। पीक अर्निंग्स तो बैंकिंग में तो आया ही नहीं है। 5 साल के बाद आएंगे। अच्छा। अभी तो बहुत समय है। लेकिन अगर आप 12 महीने 6 और 12 महीने की बात करें तो मुझे एनबीएफसी में ज़्यादा तेजी लग रही है, क्योंकि अगर आरबीआई ने पॉज कर लिया है, जैसे हमारा मानना है कि अब आगे कोई उनकी रेट हाइक्स बची नहीं है, तो जो होलसेल लेंडर्स हैं उनकी जो फंडिंग कॉस्ट है वो अब या तो फ्लैटन आउट हो जाएगी या तो गिरने लगेगी। बैंक्स में क्या होता है कि उनकी डिपॉजिट्स की जो मैच्योरिटी है वो 1 साल की होती है, तो उनका अभी रिप्राइसिंग शुरू हुआ है, तो उनकी लायबिलिटी कॉस्ट, फंडिंग कॉस्ट बढ़ेगी, तो उनकी मार्जिन में थोड़ा सा कंप्रेशन आएगा। तो एनबीएफसी और बैंक्स की मैं अगर तुलना करूं तो मुझे एनबीएफसी ज़्यादा पसंद है। लेकिन दोनों फाइनेंशियल सेक्टर पूरा, जैसे प्राइवेट सेक्टर का जो कर्जा है जीडीपी की तुलना में वो सिर्फ 57% है, चाइना में वो 220 है, अमेरिका में 200 है, ज़्यादातर यूरोप में 180 और 200 के बीच में। तो जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, इंडिया इज़ वेरी वेरी अंडर लेवर्ड, कोई डेट ही नहीं बचा है। वो जो पूरा 2017 से लेके 2021 तक पूरा फ्लश आउट हो गया है। ओके, तो एनपीएस सब चले गए सिस्टम से। बैंक्स के आप देखो तो उनकी टियर 1 रेशियोज एकदम ठीक ठाक हैं। तो सिस्टम में कर्ज नहीं है, तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये चलते रहेगा। मुझे लग रहा है ये साइकिल में ये जो 57 है वो 100 हो जाएगा। अब पिछली साइकिल की बात करूँ, वो 25 वाला करीबन 62 पे अटका, 62 पे अटका, 25 वाला 62 पे अटका। अब ये शुरू हो रहा है 50 के आसपास। कॉर्पोरेट डेट की बात करें तो ये मुझे लगता है करीबन 85-90 के आसपास जाके अटकेगा, तो आपको बहुत तेज़ी दिखेगी। अगर ऑफ कोर्स ऊपर नीचे
होते रहेगा बाजार, लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म तेजी है। उसमें एक जो मार्केट मान के चला है कि अब एनपीए पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम यही आती है ना कि जब एनपीए, अभी जैसे आरबीआई गवर्नर ने भी कहा, एनपीए एक्चुअली अच्छे टाइम में आते हैं, तो वो एनपीए आएंगे, बट बहुत समय है अभी, तो लेंडिंग तो शुरू होने दो। अच्छा अभी टाइम लगेगा। चलिए एक काम करते अभी हैं। तो बैंक्स बहुत कॉशियसली लेंड कर रहे हैं। समझ गया। जब वो लेंडिंग 2008, 9, 10 की तरह हो जाएगा, हाँ। वो 3 साल में 35% कंपाउंडेड क्रेडिट ग्रोथ हुआ, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सालाना 50% क्रेडिट ग्रोथ हुआ। हम लोग वहीं पहुंचे नहीं है अभी तक। चलिए एक काम करते हैं, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे और इस कॉन्वर्सेशन को फिर आगे बढ़ाएंगे। चलिए स्वागत है आपका ब्रेक के बाद वापस, और मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ही खास मेहमान से, रिदम देसाई, जो इंडिया पर काफ़ी बुलिश है। उनका मानना है कि अगले 10 साल इंडिया के रहने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। रिदम, ब्रेक से पहले आप बता रहे थे कि आप एनबीएफसीज़ पर काफ़ी बुलिश हैं। एनबीएफसीज़ में भी अलग अलग तरह की एनबीएफसीज़ हैं। एक तो आपकी क्लासिकल बजाज फाइनेंस टाइप की एनबीएफसीज़ हैं, एक आपकी ऑटो एनबीएफसीज़ हैं जिनमें हमने अच्छा मूव देखा है, एक उसके अलावा गोल्ड एनबीएफसीज़ हैं। जैसे अक्रॉस द बोर्ड आप बुलिश हैं या कोई एक पर्टिकुलर सेट है जहाँ पर आप ज़्यादा बुलिश हैं? नहीं, मुझे ज़्यादा अंतर नहीं दिखता इन दिनों इनमें। क्योंकि जो कहानी मैं समझा रहा हूँ 12 महीने की, वो लायबिलिटी कॉस्ट, मतलब उनके फंडिंग कॉस्ट से लेके है, तो सबको फंडिंग कॉस्ट का फ़ायदा होगा। अब वो जहाँ पे लैंड कर रहे हैं वहाँ पे ग्रोथ रेट्स अलग हो सकते हैं। जैसे ऑटो सेक्टर में मुझे लग रहा है अगले 12-24 महीने में बहुत तेज़ी आएगी, तो वहाँ पे लैंडिंग ग्रोथ शायद ज़्यादा हो सके, तो वो थोड़ा सा अंतर आएगा। लेकिन जो मेन स्टोरी है, जो मेन कहानी है, वो लैंडिंग कॉस्ट को लेके है। ग्रोथ तो सबका आएगा, लैंडिंग ग्रोथ तो पूरे सिस्टम में आने वाला है, बैंक्स को भी मिलने वाला है। ओके, यहाँ पे जो समस्या है वो निम्स की है। तो बैंक्स में 6-8 महीने का ये जो निम का प्रेशर है ना, वो है थोड़ा सा, जो एनबीएफसीज में नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, ऑब्वियसली जब एनबीएफसीज और बैंक्स ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो किसी को फाइनेंस कर रहे हैं तभी ग्रो कर रहे हैं। और एक इंडिया में जो लास्ट बुल मार्केट आई थी उसमें 2 पिलर्स थे, कंजम्पशन एंड दोज फाइनेंसिंग कंजम्पशन। तो फाइनेंसिंग का तो हमने बात कर ली, कंजम्पशन की बात करें, कंजम्पशन में मैसिव रैली हुई है। ऑटोज़ और स्टैंडर्ड आपका जो स्टेपल्स हैं, दोनों में ज़बरदस्त बाइंग रही है। ये सेक्टर्स अभी भी आपको लग रहा है कि यहाँ से आगे रैली दिखाएंगे? सो स्ट्रक्चरल बेसिस पे अगर आप देखो 5 साल या 10 साल का व्यू है, तो कंजम्पशन में तो बड़ी मात्रा में ग्रोथ है। जैसे मैंने पहले समझाया था कि जो पर कैपिटा इनकम है आज $2,300 के आसपास है, वो 10 साल में 5,000 के ऊपर चली जाएगी। जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, रोटी कपड़ा मकान, उसका जो खर्चा है वो डॉलर में तो $1,000 ही रहेगा। तो ये जो नॉन स्टेपल कंजम्पशन, जिसको हम डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन कहते हैं, उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है। वो $600 का जो आंकड़ा है आज का, वो जाके अगले 10 साल में करीबन $3,500 हो जाएगा। तो आप 6 गुना वहाँ पे ग्रोथ लगाओगे, तो आप देख लो कितना होता है प्रति साल। उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है ना, हर एक कंपनी को जो कंजम्पशन सेक्टर में, उसको ये महसूस होगी। तो ये एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं, अब हर एक कंजम्पशन सेक्टर में डिमांड सप्लाई का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। कहीं पे कंपटीशन बढ़ने वाली है, कहीं पे नहीं आएगी, तो वो एक आई थिंक ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कंपटीशन बढ़ रही है तो मार्जिन पे प्रेशर आएगा, तो अर्निंग्स ग्रोथ उतना नहीं आएगा। जहाँ पे नहीं आ रहा है सप्लाई, वहाँ पे आएगा। दूसरी, मुझे लग रहा है कि लग्जरी कंजम्पशन में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने पहले समझाया, ये जो हमारे यहाँ जो रिच हाउस होल्ड्स इमर्ज हो रहे हैं, वहाँ पे जो ग्रोथ हो रहा है 50 लाख से 2.5 करोड़, 5 गुना जो ग्रोथ हो रहा है, वहाँ पे उनको जो इनकम ग्रोथ आएगा, उससे लेके लग्जरी कंजम्पशन में, जैसे ट्रैवल, लीजर, लग्जरी गुड्स, आई थिंक सबसे ज़्यादा तेज़ी वहाँ पे आएगी। तो रिदम, ये क्या हम, क्योंकि हम सब के सब थोड़े से रीसेंसी बायस के भी शिकार होते हैं, और थोड़ा शायद मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, शायद उतनी आगे की सोच नहीं रखते हैं कि जिस तरीके की रैली इंडियन होटल्स, एक मैं स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके की रैली इस कैटेगरी के स्टॉक्स में आई है, और बहुत लोगों का मानना है कि शायद ये स्टॉक्स महंगे हो गए। आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म में अभी भी काफ़ी नहीं हुए होंगे थोड़े महंगे, तो उन पर करेक्शन आ सकता है, आता भी है, और कभी कभी 20-30% से स्टॉक्स गिर भी जाते हैं, तो वो आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा।
तो हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ 2-3 साल की अर्निंग्स डिस्काउंट हो गई है और वहाँ पे या तो अभी स्टैग्नेशन आएगा या तो वो स्टॉक्स एकदम से गिर जाएंगे और फिर वापस अट्रैक्टिव हो जाएंगे। मैं अर्निंग्स ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। वैल्यूएशन की बात, अलग अलग स्टॉक्स के अलग अलग लेवल्स हैं, तो वो आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। अब वैल्यूएशन को भी आपको ध्यान से देखना है। लोग क्या करते हैं, पी रेशियो देख लेते हैं। हाँ। तो ये सबसे बेसिक जो है नहीं, सबसे यूजलेस मेट्रिक है। उसका उससे कुछ भी लेना देना नहीं है स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस क्या होता है, जो आगे का जो आपको कैश फ्लो में ग्रोथ हो रहा है उसको हम डिस्काउंट करके उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, वो होता है स्टॉक का वैल्यू। पी का कोई लेना देना, पी क्या है, अगले साल के अर्निंग्स या पिछले साल के अर्निंग्स के आधार पे है। तो उसका क्या लेना देना है स्टॉक के वैल्यू के साथ। तो एक बहुत ही रफ टूल है जो डेंजरस है इस्तेमाल करना, क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसा मानते हैं अगर 40-50 का पी हो गया तो स्टॉक महंगा हो गया, ओके, और 10 का पी हो गया तो स्टॉक सस्ता हो गया। इतना आसान नहीं है। इतना अगर आसान होता ना तो एवरीबडी वुड बी मेकिंग मनी इन द मार्केट। इतना आसान नहीं। मेरा तो ये मानना है कि अगर पी आपका बहुत कम है तो ध्यान रखो, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि बाजार 10 में से 8 बार सही होता है। ठीक बात। तो सिर्फ 1-2 बार गलत होती है बाजार। इनफैक्ट मेरे 30 साल की करियर में मार्केट सिर्फ 2-3 बार गलत हुई है। एक बार गलत हुई थी मार्च 1992 में, ओके, जब सेंसेक्स का पी 50 था। ये स्टॉक्स को छोड़ो, सेंसेक्स का पी 50 था जो आज 20 है। तो इमेजिन करो आप, सेंसेक्स का पी 50 हो गया था। फिर 2000 की साल में जब टेक बबल हुआ था, ओके, फिर 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बॉटम पे और टॉप पे भी, दोनों बार। 2020 में मैं नहीं मानता हूँ मार्केट गलत था, गिरे थे स्टॉक्स, लेकिन जैसे मैं अभी उसका हिंदी अनुवाद करना मुझे आता नहीं, आप मुझे हेल्प कीजिए कि इट वाज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन माय लाइफ। बिल्कुल। 30 साल में इतनी अनसर्टेनिटी नहीं थी। 2008 में तो हमें पता था क्या हो रहा है, ओके, अनुमान सिर्फ ये लगाना था कि क्या पॉलिसी एक्शन आएगी और कब टर्न अराउंड होगा। 2020 में पता नहीं था कि ह्यूमैनिटी सर्वाइव करेगी। 2020 का जो कोविड का जो मामला था उसमें किसी को नहीं पता था, लेकिन एक मैंने सीखा था, जो मैं सब बुक्स पढ़ता हूँ ना, उसमें से 2-4 चीज़ सीख लेता हूँ। तो उसमें एक सीखा था मैंने कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रिटर्न। वाह। तो मैं मार्च एंड अर्ली अप्रैल में एकदम तेजी में आ गया कि, बट मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि कोविड में क्या होने वाला है। मैं कोविड पे ये सिर्फ भाव से मैं जा रहा था। भाव भगवान है, भाव से आप काम करो, सब सही हो जाता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है एकदम। और उस समय वो टाइम अलग था, और वो उस समय जिसने पैसा डाला होगा उसको तो खैर ज़बरदस्त चांदी जो भी कही है आप। तो रिदम, एक और बड़े सेक्टर की बात कर लेते हैं जहाँ पर आपने काफ़ी समय से ट्रैक किया, और क्योंकि आप इतने फॉरेन इन्वेस्टर से भी मिलते रहते हैं, इस समय इंडियन आईटी को लेकर क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि कोविड के बाद हमने मैसिव रैली देखी। आप पी को भले ही वो कुछ भी कहें, लेकिन एक बात बनने लगी थी कि 30 टाइम्स इज़ द न्यू नॉर्मल। लार्ज कैप आईटी में तो पूरी की पूरी वापस ज़मीन पर आ गई कंपनियाँ, लेकिन अब यहाँ से क्या? यूएस में हमारा नहीं मानना है कि रिसेशन आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ सूत्रों का मानना है कि रिसेशन आएगा। रिसेशन में आईटी स्पेंडिंग कट्स आएंगे, तो ये अभी भाव में आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये भाव में आ गया है। यूएस रिसेशन इज़ प्राइस्ड इन, ओके। अब जो डिबेट है नया, एक्चुअली यूएस रिसेशन के परे जाता है, वो एआई पे है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कितना नुकसान होगा या कितना फ़ायदा होगा। मेरे हिसाब से अगले 3-4 साल में फ़ायदा है, उसके बाद नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये पूरा जो एआई का रोल आउट है उसके लिए कोडिंग करना पड़ता है, और कोडिंग में सबसे माहिर इंडियन इंजीनियर्स हैं, सबसे सस्ते इंडियन इंजीनियर्स हैं। तो आपको अगर बड़ी मात्रा में एआई का कोडिंग करना है तो ये पूरा जो रेवेन्यू है वो इंडिया को आएगा। तो मेरे हिसाब से ये भाव में आ गया है। अब देखते हैं, अगर यूएस रिसेशन आया और ख़राब रिसेशन आया और 4-5 क्वार्टर का ग्रोथ चला गया तो फिर हो सकता है कि और गिरावट आए, लेकिन बेस केस में आई थिंक इट्स प्राइस्ड। आपने एआई यूज़ किया है? मैं तो काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ। मैं अपना सुबह जो बुलेट पॉइंट्स बनाता हूँ उनको चैट जीपीटी में डाल के बोलता है मेरे लिए इसका एक ब्लॉग बना दो, और वो ब्लॉग बना देता है। तो कहीं आपको कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कई जॉब्स रिस्क पर हैं, कि कहीं ये ऐसा तो नहीं होने वाला है वाकई में? मतलब आप मैं स्टॉक मार्केट थोड़ा अलग हटके सवाल पूछ रहा हूँ। ये 6000 साल से चले आ रहा है, ये नई बात नहीं है। जब फोरेजर्स थे, जो हंटर्स थे, उनकी नौकरियां खतरे में आ गई जब फार्मर आ गया, ओके।
हम बात करें 1870-80 की, ओके, न्यूयॉर्क में जो लोकल ट्रांसपोर्ट था वो हॉर्स कैरेजेस पे होता था। हाँ। घोड़ा गाड़ी पे, मैं घोड़ा गाड़ी में बैठा हूँ बहुत सालों तक। मेरे गांव में सिर्फ घोड़ा गाड़ी चलती थी, फिर रिक्शा आ गई, ओके, वहाँ पे गाड़ी आ गई। तो ये सब जो हॉर्स कैरेजेस वाले थे उनकी नौकरियां खतरे में आ गई। लेकिन इकोनॉमी तो आगे बढ़ती है, टेक्नोलॉजी से कभी इकोनॉमी पीछे नहीं गई है। इकोनॉमी हाँ, मैं मानता हूँ कुछ कुछ ऐसी है जो नौकरियां बंद हो जाएगी, कुछ कुछ परिवारों को तकलीफ भी होगी, कुछ कुछ रीस्किलिंग होगा, लेकिन इकोनॉमी तो आगे बढ़ेगी। और आईटी सर्विसेज में भी ये बार बार हुआ है, ओके। ईआरपी था, ईआरपी से हम क्लाउड पे आए। तो जब क्लाउड में आए तो लोगों को लगा कि अब बहुत मंदी आ जाएगी, क्योंकि क्लाउड के बाद अभी क्या इनके पास रेवेन्यूज आएगा। अब क्लाउड से एआई में आ रहे हैं, हाँ। तो एआई में भी वही चर्चा हो रही है। तो ये तो ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी की तो होती रहती है। तो रिदम, चलिए हमने सब बड़े सेक्टर्स की तो बात कर दी, आप इसके अलावा और कौन कौन सी थीम्स, क्योंकि आपका एक लॉन्ग टर्म व्यू है और एफडीआई को लेकर और जो एक कंजम्पशन को लेकर और जो जीडीपी ग्रोथ को लेकर जो आपका एक व्यू है, उसको लेकर आप किन सेक्टर्स पर, इन जो हमने बात की सेक्टर्स, उनके अलावा कहाँ पर बुलिश हैं? और एक सेक्टर रह गया, वो इंडस्ट्रियल्स है। हाँ, वो रह गया मेरे दिमाग। क्योंकि प्राइवेट कॉर्पोरेट कैपेक्स 2003 में 4% था जीडीपी की तुलना में, 2010 में 17 हो गया, 2019-20 में वापस 4 हो गया, 4 साढ़े 4, अब थोड़ा उठ के 5 हुआ है। ये 5 वाला 10 हो जाएगा अगले 5 साल में। तो बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट होने वाली है, तो इंडस्ट्रियल्स को काफ़ी बेनिफिट होगा। वहाँ पे भी अब अगर आप देखो तो पी रेशियोज अब खतरे के जोन में आ गए ऐसा लग रहा है। लेकिन आई थिंक उनके धंधे पे कोई असर उससे नहीं तो आपने बोला कि देखना नहीं चाहिए। नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला देखना नहीं चाहिए, बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए, ओके। क्योंकि 10 सस्ता है और 50 महंगा है, ये इतना ब्लैंकेट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, 10 सस्ता है, मैं ऐसा नहीं बोला यूज़ नहीं करना, लेकिन जो इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको समझ के करो कि क्या है वो, ओके। इट्स अ शॉर्ट हैंड, जैसे बोलते हैं शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन शॉर्ट हैंड में अगर किसी ने बुक लिख डाली तो कैसे पढ़ोगे आप? वैसी वाली बात है। ओके। और कोई सेक्टर्स जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब थोड़े हेडविंड्स हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इस समय? थोड़ा मुझे मतलब ग्लोबल फेसिंग जो सेक्टर्स हैं ना, जैसे ग्लोबल मटेरियल स्टॉक्स हैं, वहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है, बिकॉज ग्रोथ जो है वर्ल्ड ओवर, चाइना को भी ग्रोथ का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ग्लोबल कमोडिटीज़ में आई थिंक और थोड़ी मंदी हो सकती है और डिमांड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो मुझे लगता है ग्लोबल सेक्टर्स में ध्यान रखना चाहिए, आईटी को छोड़ के, बिकॉज वहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ भाव में आ गया है। और जो डिफेंसिव सेक्टर्स है, जैसे टेलीकॉम्स है, यूटिलिटीज़ है, ग्रोथ साइकिल में उनका अंडर परफॉर्मेंस तय है। तो अगर ये ग्रोथ चलता रहा तो आई थिंक ये सब डिफेंसिव सेक्टर्स परफॉर्म नहीं करेंगे मार्केट की तुलना में। अच्छा, एक चीज़ आपने कही थी जो मैं आपसे एक्चुअली पूछना चाह रहा था, क्योंकि ये एक आपके लिए काफ़ी बड़ा एक फैक्टर रहा है। 2024 में क्या मार्केट ये मान के चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी विल कम बैक? क्या ये एक फैक्टर रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए? और क्या ये रिस्क फैक्टर बनेगा? क्योंकि इस साल बड़े स्टेट इलेक्शन से हमने ऑलरेडी कर्नाटका के नंबर्स देखे, वहाँ पर एक झटका लगाया ऑलरेडी। तो क्या ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है मार्केट के लिए? पिछले 30 साल का अगर आप हिस्ट्री देख लो, हाँ, या 35 साल का, स्टेट इलेक्शन और जनरल इलेक्शन के आउटकम का ज़्यादा लेना देना नहीं है कुछ, ओके। तो जैसे 2003 में अगर आप देखो, तीनों स्टेट में जो दिसंबर में होते हैं इलेक्शन, बीजेपी जीती थी इसमें। तो 2004 में जनरल इलेक्शन का रिजल्ट कुछ अलग था, हाँ, ओके। 2019 में हाँ, वही हुआ, हाँ, उल्टा हुआ। स्टेट में जो इलेक्शन रिजल्ट आया उसके विपरीत जनरल इलेक्शन का। तो आप पिछला हिस्ट्री देख लो, स्टेट का और जनरल इलेक्शन का कुछ लेना देना नहीं है। तो ये स्टेट इलेक्शंस तो होते रहेंगे, उनके बारे में अलग एक मेरा प्रॉब्लम है, एक समस्या है। वो ये है कि अब एक पिछले 3-4 स्टेट इलेक्शन से मैं देख रहा हूँ कि अब वो पॉपुलिस्ट मेजर्स जिसे हम कहते हैं ना, कि लोगों को पैसा बांटने का जो एक कार्यक्रम होता है जिसके आधार पे आप वोट जीते हो, वो बढ़ रहा है और इलेक्शन रिजल्ट्स भी उस दिशा में जा रहे हैं। अब ये थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि इंडिया के पास उतना फिस्कल रूम नहीं है कि वो ऐसे ही पैसे बांटते रहें। हमें करना है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट, ना कि किसी के मेट्रो की टिकट या इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, ओके। ये गलत इस्तेमाल होगा टैक्स रेवेन्यूज़ का।
तो ये मुझे एक चिंता है कि अगर ये ट्रेंड पकड़ ली तो फिर नुकसान हो सकता है। ये बड़ा एक रिस्क फैक्टर है। एक्चुअली मुझे नहीं पता है 2024 में क्या होगा, लेकिन मार्केट का तो जो रुख है फोर्थ क्वार्टर से लेके सितंबर अक्टूबर से, आई थिंक मार्केट का जो एम्फोसिस है, जो जिस तरह से ट्रेड होगा वो इलेक्शन के रिजल्ट के स्पेकुलेशन पे ही होगा, आई थिंक मार्च अप्रैल तक अगले साल। ओके अच्छा रिदम, मार्केट की तो इतनी बात कर ली हमने, एक थोड़ी सी बात करते हैं अब आपकी फिटनेस की, क्योंकि और भी ज़्यादा फिट नज़र आ रहे हैं आप पहले से। आपको कैसे पता है मैं फिट हूँ? तो मैं आपको कब से फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब आप 5-10 साल से, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा से काफ़ी आपने अपने ऊपर वर्क किया है और लगातार फिट रहे हैं। आपने भी तो किया। मैं थोड़ा आप अपनी सीक्रेट बता दो। आप जैसे हमें बोल रहे थे कैमरा के सामने ही नहीं बोल रहे थे, आउटसाइड बोल रहे थे कि 18 किलो वजन कम किया अनुज ने 3 महीने में। मैंने तो इतना नहीं किया था, आप बताओ। नहीं, मैंने तो वो सब चीज़ें छोड़ दी जो मुझे अच्छी लगती थी, जैसे कि मैदा, शुगर, अल्कोहल, चाय और जो भी वाइट चीज़, वाइट राइस, वो सब छोड़ दिया। और जो चीज़ नहीं अच्छी लगती थी करनी, जैसे कि भागना और जिम जाना, वो शुरू किया। बस मैंने सिंपल रखा। यही है सीक्रेट। ओके तो आपने एकदम लोग इतने पैसे इस्तेमाल करते हैं हेल्थ की एडवाइस के लिए, लेकिन सबको पता है कि हेल्थ कहाँ से आता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी वो पैसे खर्चने से पहले वो पता नहीं, वो उनको मोटिवेशन नहीं आता है। सिंपल है। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। रेगुलर एक्सरसाइज करो, रेगुलर स्लीप लो, सोना रखो, समय पे सो, समय पे उठो, सूर्य की प्रार्थना करो, पूरी ऊर्जा वहाँ से आती है। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, योगा करो। योगासन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। आप कर रहे हो जैसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, थोड़ा कार्डियो करो और खाने पे नज़र रखो। बिल्कुल, स्लीप बहुत ज़रूरी है। देखिए ये बिल्कुल मैं भूल गया था बोलना, मैं क्योंकि पिछले 3 महीने का पैटर्न रहा है, 8 घंटे की स्लीप एक बहुत रेगुलर है, वो बहुत और हो सके तो थोड़ा ध्यान भी कर दो अंदर। चलिए मेडिटेशन ऐड कर दो। मेडिटेशन ऐड करिए। चलिए रिदम, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। एक कोई ऐसी बुक जो आपने अभी रिसेंटली पढ़ी हो, जो आप चाहते हैं कि हमारे एक एवरेज इन्वेस्टर्स पढ़ें, मार्केट से रिलेटेड ना भी हो, नॉन मार्केट रिलेटेड, क्योंकि आपने कहा कि कई बार नॉन मार्केट रिलेटेड बुक पढ़ने से मार्केट में भी फ़ायदा हो जाता है। कोई ऐसी बुक जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? एक 2008 में बुक लिखी थी फिजिसिस्ट डेविड डॉइच ने, ओके, द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी। तो वो बुक बहुत समय लगा मुझे पढ़ने के लिए, बहुत हैवी बुक है। हर एक पन्ने को सब समझने में और पढ़ने में 10-12 मिनट लगे। कभी कभी मुझे वापस पढ़ना पड़ता था, क्योंकि 3-4 पन्ने के आगे बात समझ में नहीं आई तो वापस जाओ पढ़ो। तो 6 महीने लगे मुझे बुक पढ़ने को। थोड़ा हैवी है लेकिन बड़ा इंसाइटफुल है। तो उसका जो सार है ये है कि हम अब तो शुरुआत हुई है। अब तो शुरुआत हुई है। तो बिल्कुल यही रिदम का व्यू भी है मार्केट को लेकर, इंडिया की इकोनॉमी को लेकर। मोर इम्पोर्टेंट देन मार्केट ये व्यू है इंडिया की इकोनॉमी को लेकर कि अभी तो शुरुआत हुई है। अगर ऐसा है तो फिर बने रहिए मार्केट में, पैसा इन्वेस्ट करिए, डिसिप्लिन मत तोड़िए अपना, SIPs कंटिन्यू करिए और इस ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करिए। रिदम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और मुझे अब आपसे कोई शिकायत नहीं है। जैसा आपने कहा कि काफ़ी बहुत समय बाद आपने मुझे समय दिया, लेकिन बहुत अपॉर्चुन टाइम पे दिया और सबसे पहले मुझे समय दिया और इतना ज़्यादा टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।